हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो क्लास 8वीं का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल एग्जाम यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है आने वाले 2-3 दिन में ही यानी कि 28 फेब को मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का और 2 मार्च को इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का आपका हिंदी का जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम वार्षिक पेपर, ये होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी के हिंदी के 28 और 2 मार्च के पेपर के लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कह लीजिए या फिर सैंपल पेपर, इसी के सॉल्यूशन के बारे में। जी हाँ बच्चों, और खास बात पता है क्या है कि आज के ना इस तकरीबन मान के चलिए 52 से लेकर के, ठीक है, 52 से 55 मिनट के अंदर आज के इस एक ही सेशन में पूरा का पूरा पेपर हम एक ही बार में सॉल्व करके समझने वाले हैं। तो इसीलिए बच्चों आज की ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन देखेंगे ना बच्चों, वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि ना सिर्फ इंपॉर्टेंट हैं बल्कि इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ सिलेक्टेड हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जहां से पिछले साल भी एग्जाम में क्वेश्चन आए थे और इस साल भी आपके पेपर में रिपीट होने के चांसेस हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों बिल्कुल एंड तक सेशन को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखो अभी आपका जो पेपर होगा, ठीक है, 28 तारीख को 2 मार्च को, इसका पैटर्न देखो सिंपल सा होगा। 11 प्रश्न होंगे, 4 खंड होंगे पेपर में। खंड का में आपके 2 प्रश्न होने वाले हैं जो आपका पठित गद्यांश पद्यांश रहता है। खंड का में आपका एक ही क्वेश्चन होगा व्याकरण वाला। खंड का के अंदर आपके 6 प्रश्न होंगे जो आपकी वसंत वाली किताब है ना, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे रहने वाले हैं। और जो ये खा वाला है ना जिसमें एक क्वेश्चन है, इसमें पूरे के पूरे जो क्वेश्चन वो आपके व्याकरण के होंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण कर्ता क्रिया सब कुछ। ठीक है, और खंड घा इसमें 2 प्रश्न होंगे, एक पत्र लेखन का, एक और दूसरा टॉपिक होगा, वो सब है ना। तो ये तो है बच्चों आपका इस साल का पैटर्न। लेकिन जैसे कि आपको मैंने बताया हम आपको पीवाईक्यू करवा रहे हैं, यानी कि 2024 और 25 के सेशन का एक आपको हम सैंपल पेपर करवा रहे हैं यहाँ पे। और पिछले साल का पैटर्न थोड़ा सा अलग था बच्चों। कैसा? पिछले साल ना 2 ही सेक्शन थे पेपर में, आ और बा। आ का मतलब था पूरा का पूरा एमसीक्यू वाला सेक्शन, और बा का मतलब था जिसमें आपका सारा का सारा लिखने वाला हो। ठीक है, जैसे कि थ्योरी वाले क्वेश्चन हो गए और जो भी आपका व्याकरण में लिखना होता है वो सब कुछ इसके अंदर आता है ना। तो आपको जो मैं पेपर इस वाली वीडियो में करवा रहा हूं ना, ये आपका पिछले साल का पैटर्न रहने वाला है। लेकिन हाँ, आप चिंता मत करो, आप सभी का ये जो नया वाला पैटर्न है ना, इससे भी रिलेटेड हम आपको 1-2 नहीं बल्कि इन 3 से 4 दिन के अंदर ही आप ये मान के चलो कम से कम 10 सैंपल पेपर करवा देंगे आपके नए पैटर्न पर भी। सो डोंट वरी, न्यू पैटर्न पर बेस्ड भी वीडियोस बहुत जल्दी आ जाएंगी। डिमांड थी भाई आपकी कि सर सबसे पहले आप हमें पीवाईक्यू करवा देना, तो लीजिए हाजिर है आपके लिए वीडियो, है ना। और बाकी आप सभी के लिए हम जो भी आपको 10 सैंपल करवाएंगे, जो भी आपको हम पीवाईक्यू करवाएंगे, उसका लिंक यहाँ पे मैं आई बटन में भी बच्चों ऐड कर दूंगा। तो आप सारे बच्चे यहाँ से जाके जरूर से देख लीजिएगा। और आप सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, यह है टेलीग्राम का हैंडल और लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जरूर ज्वाइन करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नोट्स, पीडीएफ, इंपॉर्टेंट अपडेट, वीडियोस के लिंक सब मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं आज के अपने इस पीवाईक्यू की वीडियो को। रेडी हो बच्चों मेरे साथ पढ़ने के लिए? तो चलो शुरू करेंगे। तो फाइनली प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का जो हमारा खंड नंबर का है, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न का यानी कि एमसीक्यू वाला सेक्शन, वो यहां से शुरुआत हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आप यहां पे देखेंगे तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन, यानी कि हमें ये वाला गद्यांश पढ़ना है पहले। ठीक है, और इसी गद्यांश पर आधारित हमसे 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और इसके हमें आंसर करने हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों पहले ये पूरा पढ़ते हैं, फिर इसके आंसर को देखेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, मेरे साथ आप भी पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। क्या लिखा है? आज का हिंदी साहित्य बदलते समाज और सांस्कृतिक प्रवेश का प्रतिबिंब है। यानी कि आज का जो हमारा हिंदी साहित्य है ना बच्चों, ये किस चीज का सजीव प्रतिबिंब है? जो आज हमारा समाज बदल रहा है, जो हमारा सांस्कृतिक परिवेश बदल रहा है, हम जो वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, सोसाइटी में चेंज आ रहे हैं, उसका स्वरूप है। पहले का जो हिंदी साहित्य होता था बच्चों, उसमें आदर्शवाद की बातें होती थी, नैतिक मूल्यों की बातें होती थी। लेकिन बच्चों आज का जो आधुनिक हिंदी साहित्य है ना, वो यथार्थवाद हो गया है। अर्थात आज के लेखकों की रचनाओं में पता क्या होता है? समाज की सच्चाइयां होती हैं।
ठीक है, समाज में संघर्ष होते हैं उनके बारे में लिखते हैं, समाज में जो विडंबनाएं हैं, जो भेदभाव फैला हुआ है उसके बारे में लिखते हैं ये लोग। ठीक है, इसी के साथ ही साहित्य का भी स्वरूप बदल गया है। पहले साहित्य जो था बच्चों वो उपन्यास या कहानियों तक ही सीमित था, लेकिन अब जो साहित्य है ये उपन्यास और कहानियों के साथ साथ कविताओं में, निबंध में, ब्लॉग में और डिजिटल लेखन में भी आ चुका है। हालांकि बदलते समय के साथ कुछ पारंपरिक साहित्य विधाएं लुप्त होती जा रही हैं, जिससे भाषा और साहित्य प्रेमियों के सामने कई सारी चुनौतियां आ रही हैं। तो कुल मिला के बच्चों ये जो पैसेज है हमें हिंदी साहित्य का जो समय समय पे चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, चलो बच्चों अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है बच्चों? तो अभी अभी हमने पढ़ी थी ना कि आधुनिक हिंदी साहित्य में यथार्थवाद प्रमुख हो चुका है। इसमें जो सच्चाई है समाज की, जो संघर्ष, जो विडंबना है, इसको बताया जा रहा है। तो कौन सा एमसीक्यू राइट हो जाएगा बच्चों? जल्दी से चुनो, इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? सर सी वाला, यह समाज की सच्चाइयों और संघर्षों को उजागर करता है, इसीलिए हमारा ये वाला सही है। उसके बाद हिंदी साहित्य में डिजिटल लेखन के बढ़ते प्रभाव का क्या महत्व पड़ा है बच्चों, या फिर बढ़ते महत्व का क्या प्रभाव पड़ा है? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखा है कि डिजिटल लेखन का महत्व बढ़ गया है। कैसे? क्योंकि आज के टाइम पे कविता, निबंध, ब्लॉग वगैरह ये सब लिखी जाती हैं इसी माध्यम से, है ना। तो क्या बोलेंगे? ब्लॉग और डिजिटल लेखन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करके आप इसका आंसर लिख देंगे। ओके, तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमें एक काव्यांश दिया गया है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, इस कविता को ना आपको मैं गा के सुनाऊंगा, ठीक है। और जैसे मैं गा के सुनाऊंगा आप सारे बच्चे मुझे 5 स्टार में से ना रेटिंग देना, ठीक है। 5 स्टार में से आप कितनी रेटिंग दोगे ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के देना एक बार, ठीक है। मैं इसे गा के आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखो क्या लिखा है, बहती जाती गीत सुनाती पर्वत से मैं उतर के आई, कभी शांत कभी हूँ चंचल, हर पथ पर नई राह बनाई, सबको जीवन देने वाली खेतों को मैं हरियाली दूं, पर जब मुझको बांध बनाया कैसे अपनी धारा बहाऊं, मुक्ति करो अब मुझे बंधन से, अपनी लय में चलने दो, कल कल बह कर आगे बढ़ूं, निर्मल जल सा ढलने दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये हो गया बच्चों हमारा यहाँ पे काव्यांश। अब देखो बच्चों क्या है इसमें, ये जो है ना नदी वो कहती है कि मैं बहती हूँ, मैं गीत सुनाती हूँ, मैं पर्वत से नीचे उतर के आई हूँ, ठीक है। कभी तो मैं शांत धारा से बहती हूँ, कभी मैं पर्वतों के पत्थर जो होते हैं ना उससे टकरा टकरा के आवाज करती हुई चलती हूँ, ठीक है। मैं सबको जीवन देने वाली हूँ, मैं खेतों में हरियाली भी देती हूँ, लेकिन आज मुझ पे बांध बना दिया गया है, तो मैं अपनी धारा को आगे कैसे बहाऊं? मुझे इस बांध से मुक्त करो ताकि मैं अपनी धारा को लय में चला सकूं और जो पेड़ पौधे हैं, जो लोग हैं, पशु पक्षी, उनको अपना जल से उनको सींच सकूं, ठीक है। मुझे आगे बढ़ने दो, इस तरीके से है, ठीक है। और आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे बच्चों? जैसे मैंने आपको यहाँ पे गा के सुनाया है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, नदी किस रूप में जीवन देती है बच्चों? ठीक है, तो नदी देखेंगे क्या कहती है, सबको जीवन देने वाली, खेतों को मैं हरियाली दूं। तो कैसे बच्चों? नदी जो है वो खेतों को और प्राणियों को जल देती है, ठीक है, ऐसे करके। अब देखो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने व्याख्या भी कर दी है कि कविता में नदी स्वयं कह रही है कि वह जीवन देती है, खेतों को हरियाली प्रदान करती है, सभी जीवों के लिए जल का स्रोत भी है ना। दूसरा प्रश्न बच्चों, मुक्त करो अब मुझे बंधन से, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब ये, नदी जो है ना वो ये कह रही है कि मुझे इस बांध से मुक्त करो, क्योंकि मैं अपनी धारा में बहना चाहती हूँ और खेतों को, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों को अपना जल से उनको सींचना चाहती हूँ, है ना। तो ये है बच्चों इसका आंसर। इस पंक्ति का अर्थ ये है कि नदी पे ना हम मानवों ने बांध बना दिया है और उसके पानी को रोक दिया, धारा को रोक दिया है, ठीक है। तो इसीलिए नदी चाहती है कि वो स्वतंत्र होकर अपनी धारा को बहा सके बच्चों, ठीक है। देखा कितना बहुत ही आसान है। देखो अगर मैं चाहता तो आपको ऐसे ही एकदम पढ़ के निकल जाता, लेकिन मैं पता है क्या सोचता हूँ,
जैसे एक 8वीं का बच्चा है, उसको बीच बीच में ना थोड़ा ढंग से एंटरटेन भी चाहिए होता है ना। तो आपको ना मैं पढ़ाई के साथ साथ वो कुछ ऐसी चीजें बताता चलूंगा ना, जिससे कि आपको ना वीडियो में बने रहने का एक मकसद मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ बीच बीच में आपको मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा, तो आप उनको भी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है बच्चों। चलो अब देखिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी कि व्याकरण वाले अब हमारे प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के 4। तो क्या प्रश्न है बच्चों, देखो पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो बच्चों देखो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें जिस शब्द के माध्यम से किसी भी पर्टिकुलर जाति का पता चले। जैसे कि स्त्रियां हैं, तो स्त्रियां जो है एक जाति को दर्शाती हैं। चारपाई, चारपाई जो है ये भी एक जाति को दर्शाता है। बेटी, तो बेटी भी एक जाति को दर्शाती है। लेकिन प्रसन्नता जो है ना, ये जाति को नहीं बल्कि ये एक भाव को दर्शाती है। जैसे कि क्रोध, काम, ठीक है, प्रसन्नता, ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। तो कौन सा गलत हो जाएगा, गा वाला जो ये गलत है। तो गा है क्या, गा एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है बच्चों। अब देखिए क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों, जिस संज्ञा में या जिस शब्द में आपको व्यक्ति का परिचय मिले। जैसे कि चूड़ियां, ये कोई व्यक्ति नहीं है। बच्चे, बच्चे तो बहुत सारे होते हैं, ये कोई व्यक्तिवाचक नहीं है। स्त्रियां, ये व्यक्तिवाचक नहीं है। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों है बच्चों जातिवाचक। जो व्यक्तिवाचक है वो रज्जु है। व्यक्तिवाचक को आप ऐसे समझ लो, जो भी नाम हो, जैसे कि बदलू, है ना, ऐसे करके, तो ये क्या है, ये नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न, इसमें कहा गया है कि अभी उपसर्ग से बनने वाले गलत शब्द की पहचान करो। तो पहले तो आप ये समझो कि जो उपसर्ग है बच्चों, ये होते क्या हैं। देखो आप उपसर्ग को ऐसे याद कर लो, जैसे हम उपसर्ग शब्द को ही देख लेते हैं। तो इसमें ना जो उप है ये सबसे पहले लिखा हुआ है। तो ऐसे समझ लो किसी भी शब्द में जो उपसर्ग होते हैं वो पहले लगता है। जैसे कि मैं एक शब्द ले लेता हूं अभी के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपमान, ठीक है, मैंने शब्द ले लिया है अपमान। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा अप होगा ये शुरू में लगा हुआ है ना, शुरू में लगा हुआ है अप, और ये है हमारा मान। अब जैसे मूल शब्द हमारा मान है ना, मान, तो इसका मतलब क्या होता है, मान यानी कि सम्मान वगैरह, किसी को मान देना, उसका आदर करना। लेकिन अगर हमने इसमें अप लगा दिया तो ये इसका अर्थ ही बदल के रख देगा, अपमान कर दिया इसने, है ना। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि स्थित, ठीक है, स्थित मतलब कि कोई चीज वहां पे है, और इसी में आगे मैं उप जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, उपस्थित, ठीक है, क्या बन गया, उपस्थित, यानी कि उपस्थित बन गया। तो ऐसे ही उपसर्ग है। तो अब हमें यहां पे पता है अभी उपसर्ग वाले शब्द को देखना है जो गलत है। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम वो देख लेते हैं जो सही सही है। अभिमान, ठीक है, क्या है बच्चों सबसे पहला शब्द, अभिमान, यानी कि अभी प्लस में मान, तो ये वाला तो हमारा सही है भाई, है ना। फिर है अभिनय, तो अभी प्लस में नए, ये भी हमारा सही है। अभिसार, तो अभी उपसर्ग और सार मूल शब्द, तो ये भी सही है। लेकिन जो खा वाला है ना, खा वाला, ये गलत है, क्योंकि अभिमान में क्या मूल अभिसर्ग है, उपसर्ग, उपसर्ग अभी है और मान हमारा मूल शब्द है बच्चों, मान मूल शब्द है, तो इसीलिए खा वाला हमारा गलत हो जाएगा। ओके बच्चों, अब देखो क्या है, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, यानी कि जिस शब्द से आपको किसी का गुण ना पता चलता हो। जैसे कि देखो सुंदर लड़की, ठीक है, लड़की क्या है, लड़की तो एक लड़की है, लेकिन विशेषण क्या है इसमें कि वो सुंदर है, ठीक है। काला घोड़ा, अब घोड़ा तो भाई घोड़ा है, लेकिन घोड़ा काला है, सफेद है, नीला है, पीला है, तो ये क्या है, ये उसका विशेषण है, ठीक है। फिर है बच्चों बड़ा घर, ठीक है, घर तो कैसा भी हो सकता है, बड़ा छोटा, है ना। तो इस तरीके से बड़ा क्या हो जाएगा, विशेषण है। दो किताबें, ये गलत है, इसमें गुणात्मक विशेषण नहीं है, क्योंकि दो किताबों में क्या है बच्चों, संख्यात्मक है। ये क्या है, संख्यात्मक विशेषण है बच्चों। कौन सा विशेषण, संख्यात्मक। ओके, आ गया समझ। चलो अब ये हो गए देखो बच्चों आपके ये वाले प्रश्न, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 में है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर लिखिए, 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन। तो पहले हमें ये पढ़ना है बदलू वाले चैप्टर से लाख की चूड़ियां, फिर इसके क्वेश्चन को देखना है। चलिए पढ़ते हैं बच्चों। देखो बदलू एक मनिहार था, चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था,
और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। बदलू की बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत होती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसी की बनाई हुई चूड़ियां पहनती थीं। आसपास के गांव के लोग भी बदलू से चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से ना बेचता था। यानी कि वो पैसे से चूड़ियों को नहीं बेचता था। वो कैसे चूड़ियां बेचता था? वस्तु विनिमय के माध्यम से। ठीक है, लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा साधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। लेखक कहता है मैंने कभी नहीं देखा उसको किसी से झगड़ते हुए। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पे वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई भी उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है भाई, है ना। ये चीजें थी। तो चलो अब इसके एमसीक्यू को देखेंगे। सारे बच्चे मुझे एमसीक्यू का आंसर करेंगे। बदलू का पैतृक पेशा क्या था बच्चों? तो वो चूड़ियां बनाता था। क्या? चूड़ियां। लेकिन किसकी? लाख की। वेरी गुड, गा वाला हो जाएगा। लाख की चूड़ियां बनाता था। दूसरा प्रश्न, शादी विवाह के अवसर पर बदलू किस बात के लिए जिद पकड़ लेता था? ठीक है, तो किस बात के लिए? कि जो वधू को ना चूड़ियां दी जाएंगी, ठीक है, सुहाग का जोड़ा है ना, तो इसके लिए उसे जो उसकी आवश्यक चीजें हैं वो तो चाहिए चाहिए भाई। ठीक है, वो तो उसे चाहिए ही चाहिए, तो आवश्यक चीजें लेने के लिए। ओके, फिर बच्चों तीसरा प्रश्न, गांव में लेखक का अधिकतर समय कहां बीतता था? तो जब लेखक है ना गांव में रहता है या जाता है तो उसका समय ज्यादातर कहां बीतता था बच्चों? बदलू काका के घर पे। कहां पे बच्चों? बदलू काका के घर पे। अगला, पिता की बदली होने का लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? तो लेखक के पिता की ना बदली हो गई थी, तो इसके लिए लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा इसका? तो वह मामा के घर पे जाने से वंचित हो गया, क्योंकि बदली हो गई तो मामा के घर पे जा नहीं पा रहा था, बहुत दूर हो गया था इसीलिए, है ना। तो वह मामा के घर पे जाने से वंचित हो गया। ओके, तो इस तरीके से बच्चों आपका ये वाला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चों, और 5th क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है बच्चों, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये काव्यांश है आपका। तो लिखा है, मैया कवहीं बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी, जो जो हवे है लांबी मोटी, काड़त गुहत नहावत जेहे, नागिन सी भुई लोटी, काचो दूध पियावत पच पची, देती न माखन रोटी, सूरज जीव दो भैया, हरिहल धर की जोटी। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया से कह रहे हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी? तो मुझे बहुत सारा दूध पिलाती हो, फिर भी मेरी चोटी बढ़ नहीं रही है। कब मेरी चोटी मेरे दाऊ बलदाऊ की तरह बड़ी होगी? कुछ ऐसी बातें यहाँ पे कह रही हैं, और मतलब कह रहे हैं कृष्ण जी, कब मेरी चोटी नागिन जैसी लहराएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, माता यशोदा ने कृष्ण को बताया कि दूध पीने से तेरी चोटी डैश की तरह लंबी और मोटी होगी। तो किसकी तरह कृष्ण की चोटी लंबी और मोटी होगी बच्चों? दाऊ भैया हरिहलधर यानी कि बलराम की तरह छोटी मोटी हो जाएगी। किसकी तरह? बलराम की तरह। ओके, दूसरा प्रश्न, कृष्ण जी अपनी माता से क्या पूछ रहे हैं? तो कृष्ण जी माता से क्या कह रहे हैं? माता मेरी चोटी कब बड़ी होगी, है ना। ये कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से पूछ रहे हैं। अब इस पद की रचना किसने की है बच्चों? तो सूरदास जी ने इसकी रचना की है। किसने? सूरदास जी ने। ठीक है, अभी हमने पढ़ा बच्चों नागिन सी लहराए। तो ये जो नागिन सी है ना बच्चों, ये इसमें कौन सा अलंकार है? तो बच्चों जहां पे भी ना तुलना की जाए, याद रखिएगा वहां पे उपमा अलंकार होता है। जहां पे तुलना होगी वहां पे उपमा अलंकार होगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया बच्चों। चलिए अब देखेंगे प्रश्न नंबर 6, और प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए एक एक नंबर के 2। पहला क्वेश्चन, पंडित विलवासी जी क्यों गए थे? ठीक है, पंडित विलवासी जी क्यों आए थे? बेसिकली वो क्यों आए थे? वो इसलिए आए थे बच्चों क्योंकि लाला झाऊलाल को 250 रुपए देने थे, इसीलिए आए थे वो। ठीक है, दूसरा, यात्री बस में सफर क्यों नहीं करना चाहते थे? है ना, क्योंकि बच्चों बस जो है ना वो अपनी सबसे बुरी हालत में थी। ठीक है, और वो बस कभी भी उन्हें धोखा दे सकती थी, इसीलिए यात्री उस बस में सफर करना नहीं चाहते थे बच्चों। ठीक, अगले क्वेश्चन हमारे जो कविताएं हैं ना बच्चों उससे ली गई हैं। ओके, ये है 7वां, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन,
भगवान के डाकिए के संदेश को कौन पढ़ सकते हैं? यानी कि भगवान के डाकिए के संदेश जो होते हैं बच्चों, उसे कौन पढ़ सकता है बच्चों? तो पेड़ पौधे, सरोवर, नदियां, समुद्र, पर्वत, यानी कि संपूर्ण प्रकृति पढ़ सकते हैं। अहंकार क्यों त्यागना चाहिए बच्चों? तो कवि जी कहते हैं अहंकार क्यों त्यागना चाहिए? क्योंकि जो अहंकार छोड़ देता है उस पर सभी कृपा बनाए रखते हैं। ठीक है, सभी देव देवी देवता उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, इसीलिए हमें भी अहंकार छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन थे। अब इससे पहले कि आपको मैं खंड नंबर खास समझाना शुरू करूं बच्चों, देखो पिछली वीडियो में आपको मैंने एक सैंपल पेपर जो है यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिया था, इस तरीके से, है ना, बहुत अच्छे से आपको मैंने प्रैक्टिस करवाने के लिए दिया था और आशा करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कबीरदास जी, भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे तो मिठास हो गया, है ना, दरवाजे पे कौन खड़ा है इसमें सर्वनाम, पुलकित पंख में विशेषण पहचान कीजिए। तो बच्चों आई होप आपने अच्छी से तैयारी की होगी। और इसी के अलावा चौथा क्वेश्चन भी आपको मैंने समझाया था, ये वाला, है ना, ये रहे आपके इसके एमसीक्यूज वगैरह। फिर ये आपका कृष्ण जी के बारे में जो कि मैंने आपको बता दिया, है ना, फिर ये क्वेश्चन थे और ये सारे क्वेश्चन थे, सब आपको मैंने अच्छे समझा रखे हैं, है ना, ये वाले भी थे, ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैंने दिए थे सारे के सारे। चलो अब शुरुआत करेंगे बच्चों अपने खंड नंबर खा की वर्णात्मक प्रश्न के। और ये सेक्शन थोड़ा सा लंबा चलने वाला है क्योंकि कुल मिला के 40 मिनट तो इसी सेक्शन में लगेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए, एक एक नंबर के 4। देखो बच्चों पहला प्रश्न है, द्वंद्व समास के 2 उदाहरण लिखिए। तो बच्चों देखो द्वंद्व समास का जो भी उदाहरण होगा ना, उसमें पता क्या होगा, जो शब्द होंगे, 2 शब्द, वो आपस में मिले जुले होंगे, जैसे कि सुख और दुख, ठीक है, गंगा और यमुना, चरम और परम, इसके अलावा दिन और रात, युद्ध और क्षेत्र, ठीक है, और क्या नाम है, प्रसन्नता और क्रोध, है ना। इस तरीके से ये जो 2 शब्द होते हैं ना आपस में, जिसमें और लगता है या फिर ऐसा वाला साइन लग जाता है, वो द्वंद्व समास के होते हैं। ठीक है, अब बच्चों ता प्रत्यय से 2 शब्द बनाइए। बच्चों एग्जाम में पता क्या होगा, आपको ना ऐसे करके शब्द दे देगा, है ना, इस तरीके से शब्द दे देगा और आपसे बोलेगा कि इसमें से उपसर्ग और मूल शब्द निकालिए। ठीक है, इसमें से उपसर्ग और मूल शब्द निकालिए। आपसे बोलेगा इसमें से प्रत्यय और मूल शब्द निकाल के लिखिए। तो आपको मैं एग्जाम्पल देके ही बता दूंगा सारी चीजें। ठीक है, जैसे कि आपकी एक नहीं बल्कि एक साथ 3-3, 4-4 शब्द की तैयारी हो जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, ता प्रत्यय से शब्द बनाइए। मैंने ये प्रश्न लिया, आपको पेपर में बोल देगा सरलता में से मूल शब्द और प्रत्यय निकालिए, है ना, तो मैं आपको 4 शब्द एक ही बारे में बता दूंगा, तो अच्छी तैयारी होगी आपकी, है ना। जैसे कि हमारा प्रत्यय है बच्चों ता, है ना, ता प्रत्यय हमने लिया और प्रत्यय लगते हैं बाद में शब्द के, तो जैसे कि सुंदर, तो सुंदर प्लस में ता यानी कि सुंदरता। मूल शब्द सरल और प्रत्यय है ता, तो क्या बन गया, सरलता। मूल शब्द मित्र, प्रत्यय है ता, तो क्या बन गया, मित्रता। मूल शब्द स्वतंत्र और ता है प्रत्यय, तो क्या बन गया, स्वतंत्रता, है ना। तो ऐसे करके आप चीजें देख सकते हैं। फिर बच्चों सुंदर शब्द में, सुंदर शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो बच्चों सुंदर का भाववाचक संज्ञा बनेगा सुंदरता। क्या बनेगा, सुंदरता। ओके, अब आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताना कि आपको मैं एक शब्द दे रहा हूं, एक नहीं 2 शब्द दे रहा हूं। एक है मिठास, ठीक है, एक है हमारा मिठास, ठीक है, इस शब्द से क्या भाववाचक संज्ञा बनेगी, आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या बनेगी इससे। ठीक है, और दूसरा शब्द है नादान, ठीक है, सब्जी ढंग से लिख दो, हाँ, दूसरा शब्द है बच्चों नादान। तो इससे क्या भाववाचक संज्ञा बनेगी ये कमेंट में बताओ। सारे बच्चे कमेंट करेंगे मुझे मिठास और नादान शब्द की भाववाचक संज्ञा, जिसका सही होगा उस बच्चे के कमेंट को मैं हार्ट भी दूंगा, अगर जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा। ठीक है, जल्दी से आंसर करें। बाकी आपके 4 क्वेश्चन हो गए। अब बारी आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जी हाँ बच्चों, अब यहां पे आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर काव्य पाठों के आधार पर दीजिए, एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे, सूर्य के पद के आधार पर बताओ। तो देखो बच्चों, श्री कृष्ण जी सोचते हैं कि उनकी चोटी कब बड़ी होगी, कब वह लंबी और मोटी होगी, कब उनकी चोटी गूंथने पर नागिन की तरह जमीन पर लौटेगी,
ऐसा सोचते हैं भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही क्यों पढ़ पाते हैं? यानी कि देखो, पक्षी और बादल की जो चिट्ठियां होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ी क्यों पढ़ पाते हैं, है ना? तो ध्यान से देखो बच्चों, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में विश्व बंधुत्व का संदेश छिपा होता है। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ इन संदेशों को समझ पाते हैं और महसूस कर पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक स्थान से दूसरी जगह बहकर जाने वाली हवा, फूलों की सुगंध और जल की बूंदें सबको जोड़ने का काम करती हैं। पक्षी और बादल किसी सीमा से नहीं बंधते, जबकि मनुष्य खुद को सीमाओं में बांध लेता है और अपने बनाए गए बंधनों में उलझ जाता है। इसीलिए पक्षी और बादल की चिट्ठियों में विश्व बंधुता होती है, जो सिर्फ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ वगैरह ही समझ पाते हैं, क्योंकि ये एक जगह पे बंध के नहीं रहते हैं, अलग अलग जगहों पे घूमते रहते हैं एक तरीके से, है ना? ये चीजें। अगला प्रश्न, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करता है? पढ़े हुए दोहे के आधार पे बताइए। तो कबीर जो है ना, वो घास की निंदा करने से मना करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, कबीर के अनुसार घास को भी एक छोटा सा, घास को कभी भी हमें छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर वो घास किसी की आंख में पड़ गई तो कष्टकारी बन जाता है। जैसे आपने एक मुहावरा सुना होगा, डूबते को तिनके का सहारा, है ना? तो कभी भी घास को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि समाज में छोटे से छोटे व्यक्ति को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि वह शक्तिशाली बन गया तो फिर वो नुकसान करेगा। आपने कहावत सुनी होगी कि एक घायल शेर स्वास्थ्य शेर से बहुत हानिकारक होता है। तो इसीलिए एक कमजोर व्यक्ति ताकतवर व्यक्ति से बहुत खतरनाक होता है जब वो ताकतवर बन जाएगा, है ना? तो इसलिए कबीर जी ने कहा कि हमें घास की जो तुलना है वो नहीं करनी चाहिए, या फिर निंदा नहीं करनी चाहिए। अगला, श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसीलिए माखन चुराने वाले भी कहा गया। इसके लिए एक शब्द दीजिए। तो माखन चुराने वाले के लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? माखन चोर। क्या बन जाएगा भगवान कृष्ण के लिए? माखन चोर। ठीक है, अब इसके अलावा मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए थे बच्चों पिछली वीडियो में, है ना? जैसे कि ये देख लीजिए, ये आपके प्रश्न है ना? ये प्रश्न है जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। बहुत अच्छे से मैंने सारी चीजें आपको बताई हुई हैं। बालक कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने को तैयार हो जाते हैं? तो उनकी चोटी लंबी हो जाएगी इस वजह से। कवि ने तलवार और म्यान में से किसका मोल करने की बात की है? तलवार का मोल करने की बात की है, क्योंकि म्यान क्या है, म्यान तो पड़ी रहेगी, मैन तो तलवार है, युद्ध उससे करना है, तलवार की धार अच्छी होनी चाहिए, है ना? इसके अलावा एक महादेव से दूसरे महादेव को कौन जाते हैं? पक्षी, बादल जाते हैं, भगवान के डाके के आधार पर बताइए। तो ये चीजें हैं बच्चों। ओके, चलो अब देखेंगे अपने प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 में हमारे जो गद्य पाठ है, यानी कि चैप्टर वाले जो है ना, उनसे एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए जहां पाई है? तो बच्चों, जो साइकिल आंदोलन हुआ था ना पुडुकोट्टई में, तो इससे महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए थे? आओ बच्चों समझते हैं। देखो, साइकिल आंदोलन से महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ी, वे रूढ़ियों को तोड़ने में सफल हुई। पहले उन्हें कभी भी या फिर कहीं पर भी जाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन जब से उन्होंने साइकिल चलाना सीखा है तब से वे स्वतंत्र रूप से यात्रा कर पाती हैं। ठीक है, इससे उनकी आय में वृद्धि हुई है, उनके समय की बचत हुई है, और वे घरेलू और जो अपने व्यावसायिक कार्य होती हैं उनको ढंग से कर पाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने साइकिल को अपनी आजादी का प्रतीक बनाया है। ठीक है, महिलाओं ने साइकिल को अपनी आजादी का प्रतीक बनाया है, क्योंकि साइकिल चला के सीख कर ही उनके अंदर आत्मनिर्भरता बढ़ी है, वो आजाद हुई हैं। समाज की जो एक सोच है कि महिला कुछ नहीं कर सकती जीवन में, उस सोच को तोड़ा। ठीक है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई, समय बचा, और वो अपना व्यापार वगैरह व्यवसाय भी कर पा रही हैं। ठीक है, ये चीजें हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न, लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपको क्या लगता है कि बेढंगा लोटा पसंद ना होने पर भी चुपचाप लेना, वो क्यों चुप रह गए होंगे? अपने विचार लिखो इस बारे में। ठीक है, तो देखो मैं अपने विचार लिखता हूं। मेरे विचार से लाला झाऊलाल को देखो बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वे चुप रहे क्योंकि वे अपनी पत्नी का सम्मान करते थे। एक कारण मेरा ये है। दूसरा कारण, वे उसकी तेज तर्क प्रवृत्ति से परिचित थे और जानते थे
कि यदि उन्होंने विरोध किया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। उन्हें पता था अगर मैंने विरोध किया, इस लोटे के बारे में कुछ बोला तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। इसीलिए लाला झाऊलाल ने समझदारी दिखाते हुए बिना कुछ कहे लोटा ले लिया ताकि विवाद से बचा जा सके। ठीक है बच्चों, विवाद से बचा जा सके, लड़ाई झगड़े से बचा जा सके। तीसरा प्रश्न, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उस पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए, क्या निराश हो जाए। यानी कि देखो, हम लोग या फिर हमारे बड़े लोग, घर के लोग हमेशा आदर्शों की बात तो बहुत करते हैं, हमें ज्ञान बहुत देते हैं, लेकिन जब बारी आती है उन आदर्शों को फॉलो करने की, उन आदर्शों पर चलने की, उन बातों को मानने की, तो वो मानते ही नहीं, वो बहुत कठिन हो जाता है एक तरीके से। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो मैं बोलूंगा हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आदर्शों पे चलना आसान नहीं होता। उदाहरण के लिए, हम अक्सर कहते हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन जब बारी खुद पे आ जाती है तो हमें झूठ बोलना ही अच्छा लगता है। ठीक है, छोटे छोटे झूठ, जैसे वह घर पर नहीं है कहलवाना भी झूठी होता है। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त है, आपको फोन करता है कि खेलना है और आपको पढ़ाई करनी है, एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप क्या बोल देते हो? मम्मी से, मम्मी बोल दो वो बाहर गया है और आप घर पे पढ़ रहे हो, है ना। तो ऐसे झूठ बोलना क्या है? ये भी तो झूठी है। समाज में आदर्शों की बातें करना आसान है लेकिन उन पे चलना कठिन है। जैसे महात्मा गांधी के बहुत आदर्श हैं, ठीक है, एकला चलो रे, ये एक आदर्श है, लेकिन क्या कोई एकला चल सकता है? नहीं चल सकता। आदर्शों की बातें करना आसान है, फॉलो करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये चीजें हैं बच्चों, आगे समझ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, और ये आपका साइंस जैसा भी प्रश्न है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों माना है? ठीक है, आप सभी को पता है पानी बनता है किससे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है, H2O, है ना। तो देखो बच्चों, पानी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज कहा है क्योंकि इसका निर्माण इन्हीं दोनों तत्वों से होता है। H2O यानी कि हाइड्रोजन, H2, और O यानी कि ऑक्सीजन, इसी से बनता है हमारा पानी। ठीक है, इसीलिए बोला गया बच्चों। तो ये हो गया आपका 10वां प्रश्न। चलिए अब देखेंगे प्रश्न नंबर 11, और ये हमारा जो प्रश्न नंबर 11 है ना बच्चों, ये जो हमारे गद्य हैं यानी कि चैप्टर्स, उनसे 5 प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें से आपको किन्हीं 4 के उत्तर यहाँ पे देने, 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बच्चों, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? देखो लेखक ना, जब बचपन होता है, जैसे आप भी अभी बचपन में हो, आप मामा के गांव या फिर नाना के गांव जाएंगे तो कितना अच्छा लगता है आपको, है ना। क्यों जाते हो आप? ठीक है, और वहां पे ना आपके बदलू मामा है, आप उन बदलू मामा को बदलू काका क्यों कहते हो, है ना। कुछ ऐसी बातें हैं। तो चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वहां लाख की चूड़ियां बनाने वाले कुशल कारीगर बदलू रहते थे। ठीक है, बदलू रहते थे, लाख की चूड़ियां बनाने वाले कुशल कारीगर। लेखक को बदलू काका से विशेष लगाव था, बदलू मामा से विशेष लगाव था, क्योंकि वह उसे रंग बिरंगी लाख की गोलियां दिया करते थे। जब भी मामा के गांव आप जाते हो, ठीक है, तो वहां पे कुछ लोग होते हैं जो आपको बहुत सम्मान देते हैं। किसकी वजह से? आपकी मम्मी की वजह से, है ना। देखो, नानी के यहाँ पे लोग जानेंगे आपको मम्मी की वजह से, और पापा के यहाँ लोग जानेंगे पापा के नाम से, है ना। तो जब आप नाना नानी घर जाते हो तो वहाँ पे जो कुछ मामा लोग होते हैं आपके, है ना, वो आपको अपनी आपकी मम्मी के नाम से बुलाते हैं, है ना। फिर वो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं, खिलौने देते हैं, चीज़ खाने को देते हैं। तो वैसे ही ये बदलू काका थे, बदलू काका से यानी बदलू मामा से विशेष लगाव था इस बच्चे का, लेखक का। तो वो उसे गोलियां दिया करते थे जो कि लेखक को बहुत पसंद थी। तकनीकी रूप से देखा जाए तो लेखक को बदलू को तो बदलू मामा कहना चाहिए था, क्योंकि वह मामा के गांव का निवासी था। कोई सगे मामा नहीं थे, लेकिन गांव के मामा निवासी थे। लेकिन गांव के अन्य बच्चे उसे बदलू काका कहते थे, इसीलिए लेखक ने भी यही अपना लिया, बदलू काका बदलू काका बदलू काका, है ना, इस तरीके से। ओके बच्चों, तो ऐसे आप आंसर करेंगे। चलिए दूसरा वाला प्रश्न, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा है? ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है ना जहां पहिया है, आखिर इसका नाम जहां पहिया है यही क्यों रखा गया, ये बताना है। तो आओ बच्चों बताते हैं। देखो, लेखक ने यह नाम इसलिए चुना क्योंकि साइकिल इस आंदोलन की पहचान थी। ठीक है, साइकिल इस सामाजिक आंदोलन की पहचान थी। पुडुकोट्टई की महिलाओं के लिए यह सिर्फ एक साधारण सवारी नहीं, यानी कि साइकिल जो थी ना पुडुकोट्टई महिलाओं के लिए कोई साधारण सवारी नहीं थी, बल्कि इन महिलाओं की आजादी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक थे।
इससे उन्हें न केवल घर से बाहर निकलने का अवसर दिया बल्कि उन्हें आत्मसम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता भी प्रदान की। इस आंदोलन से महिलाओं को अपनी क्षमता का एहसास हुआ, जिससे उनकी सोच में भी बदलाव आया। तो इसीलिए लेखक ने इस चैप्टर का नाम जहां पहिया है ये लिखा, जो कि सही है, सार्थक है। ओके बच्चों, तो ऐसे लिखेंगे आंसर। तीसरा प्रश्न, लाला झावलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झावलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली थी? तो ये इंसिडेंस था क्या बच्चों, जब लाला झावलाल ने एकदम जल्दी से 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। ये मुहावरा है बच्चों, 2 और 2 जोड़ के स्थिति को समझ लिया। तो क्या बातें लाला झावलाल ने समझी थी वो बतानी है। तो देखो, लाला झावलाल ने 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया कि गली में शोर सुनकर भीड़ इकट्ठा हो गई है और एक अंग्रेज को चोट लग गई। क्या समझ लिया कि लोटा जो गिरा उससे शोर हुआ, ठीक है, गली में भीड़ इकट्ठी हो गई और उससे अंग्रेज को चोट लग गई। वे तुरंत समझ गए कि मामला गंभीर हो सकता है और किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए शांत रहना ही उचित है। ठीक है, तभी तो वो शांत थे, है ना, ये चीज है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग उठी, वसंत वर्ष की यात्रा के हिसाब से बताइए। तो चलो बच्चों देखते हैं। लेखक के मन में कंपनी के हिस्सेदार के प्रति सम्मान इसलिए जगा क्योंकि वह यात्रियों और अपनी जान की परवाह किए बिना बस को चला रहा था। लेखक के मन में कंपनी के हिस्सेदार के प्रति सम्मान क्यों जागा, क्योंकि देखो जितने भी बस के यात्री थे, ठीक है, और अपनी जान की परवाह किए बगैर बस को चला रहा था। वह घिसे हुए टायरों के साथ बस को सड़क पर उतारकर यात्रियों को सुरक्षा देके खतरे से निकाल रहा था। इसके बावजूद उसकी यह जिद कि किसी भी हाल में बस को चलाए रखना त्याग और समर्पण का परिचायक थी। उसकी इसी भाव से लेखक के मन में उसके प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न हुए थे बच्चों। ठीक है, चलो 5वां प्रश्न देखेंगे। क्या निराश हुआ जाए पाठ से दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है, यानी कि आप किसी की गलती को सामने लाके रखते हो तो ये कब बुरा रूप ले सकता है ये बताना है। तो देखो बच्चों, दोषों को उजागर करना अच्छी बात है, लेकिन ये बुरी बात तब बन सकती है जब यह बदले की भावना से किया जाए या किसी की छवि को खराब करने के उद्देश्य किया जाए। कई बार क्या होता है कि कई बार लोग दूसरों की गलतियों को उजागर करके उनका मजाक उड़ाते हैं, जैसे समाज में द्वेष और नकारात्मकता फैलती है। जैसे आप में कोई बुराई हो, एग्जाम्पल के लिए कोई भी बुराई हो और आप किसी को बता दो और वो फिर आपकी उसी बुराई को लेके समाज में लोगों को बताए, फिर आपकी खिल्लियां उड़ाए, आपका मजाक उड़ाए, तो ऐसे में दोष का पर्दाफाश करना एक बुरा रूप ले सकता है। लेकिन अगर ये समाज में सुधार लाने और लोगों को जागरूक करने के लिए, जैसे कि पॉलिटिशियंस हैं वो भ्रष्टाचार फैलाते हैं, हाँ उनकी जितनी भी बुराइयां उनको सामने लेके आओ, उससे जनता में जागरूकता फैलेगी पॉलिटिशियंस के प्रति, है ना, तो ये एक सकारात्मक कदम भी साबित हो सकता है। तो दोनों तरीके से ये चीज है, बुरा भी रूप ले सकती है और बहुत ही अच्छा रूप भी ले सकती है। ओके बच्चों, तो ऐसे लिखेंगे आप। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। हाँ जी, चलो तो ये हो गए हमारे प्रश्न नंबर 11 के सारे प्रश्न उत्तर। चलिए अब देखेंगे प्रश्न नंबर 12 के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, पद्य पट पे आधारित आपको 3 के उत्तर देने। पहला, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा है। ठीक है, तो हमारे जो कवि जी जो है इन्होंने पक्षी को और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा है। तो आओ बच्चों ध्यान से समझते हैं। देखो, पक्षी और बादल किसी भी देश की सीमा को नहीं मानते, वे पूरी दुनिया में स्वतंत्र रूप से विचरण करते यानी कि घूमते हैं और ईश्वर के संदेश वाहक बनकर प्रेम और एकता का संदेश फैलाते हैं। ठीक है, यानी कि देखो सिंपल सी बात है, पक्षी और बादल जो होते हैं ना वो किसी एक देश की सीमा में नहीं रहते, वो तो उड़ते हैं। बादल तो जो है पूरी दुनिया में, पक्षी पूरी दुनिया में है ना, वे पूरी दुनिया में स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं और ईश्वर के संदेश वाहक बनकर प्रेम और एकता का संदेश फैलाते हैं। पक्षी फूलों की सुगंध को दूर दूर तक पहुंचाते हैं, जबकि बादल एक स्थान से जल लेकर दूसरे स्थान पर बरसते हैं। ये ना तो किसी बंधन को स्वीकार करते हैं पक्षी और बादल, और ना ही किसी सीमा में बनते हैं। दूसरी ओर मनुष्य सीमाओं, जातियों और राष्ट्रों में बंटकर रह जाता है, विश्व बंधुत्व की भावना को अपनाता ही नहीं। यही कारण है कि कवि ने
पक्षी और बादलों को भगवान के डाके की संज्ञा दी है, क्योंकि ये किसी एक देश से संबंधित नहीं है, ये पूरे विश्व के हैं, है ना, पूरी दुनिया में स्वतंत्र होके रहते हैं। ओके, ये चीजें हैं। चलो, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा, यह कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कविता में कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए स्पष्ट कीजिए। यानी कि यह समय कठिन नहीं है, इस बात को बताने के लिए कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए ये बताइए। चलिए, कवि ने यह सिद्ध करने के लिए कई तर्क दिए हैं कि अभी भी जीवन में आशा और निरंतरता बनी हुई है। कैसे? चिड़िया अब भी तिनका दबाए हुए है, एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए बढ़ रहा है, रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान तक जा रही है, बूढ़ी नानी कथा सुना रही है और कोई सूरज डूबने से पहले लौटने की बात कर रहा है। ये सभी संकेत देते हैं कि जीवन चलता रहता है और कठिनाइयों के बावजूद उम्मीद बनी रहती है। ठीक है, दोबारा समझो बच्चों। देखो, कवि ने यह सिद्ध करने के लिए कई तरीके दिए हैं कि अभी जो है ना कठिन समय नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी भी जीवन में आशा है। कैसे? चिड़िया जो है वो अभी भी मुंह में तिनका दबाए हुए और अपना घोंसला बनाने की तैयारी में है, एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए बढ़ रहा है, रेलगाड़ी अब अपने गंतव्य स्थान की तरफ चलती जा रही है, बूढ़ी नानियां कथा सुना रही हैं, कोई सूरज डूबने से पहले घर लौटने की बात कर रहे हैं। ये सभी संकेत देते हैं कि जीवन चलता है और कठिनाइयों के बावजूद भी उम्मीदें बनी रहती हैं। ठीक है, चलिए अगला है बच्चों, तलवार का क्या महत्व होता है। ठीक है, तलवार का महत्व क्या होता है? एक सेकेंड, देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। महत्व किसका होता है? तलवार का, म्यान का नहीं। इस उदाहरण से कवि जी क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखो बच्चों, कबीरदास जी इस उदाहरण के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि असली मूल्य हमेशा मुख्य वस्तु का होता है, ना कि उसके बाहरी स्वरूप का। ठीक है, जैसे तलवार का मूल्य उसकी धार से तय होता है, ना कि उसकी म्यान से, वैसे ही व्यक्ति की जाति नहीं बल्कि उसके ज्ञान और गुण महत्वपूर्ण होते हैं। हमें साधु संतों का सम्मान उनकी शिक्षा और आचरण से करना होता है, ना कि उनकी जाति से। तो जब भी हमें साधु से कुछ पूछना हो तो ज्ञान पूछें, ना उससे जाति पूछें। धर्म के मामले में आप उनसे बातें पूछें, ना कि उनका धर्म पूछें। ठीक है, ये चीजें हैं बच्चों। ओके, दूसरा प्रश्न, दूसरा नहीं आखिरी है। सूर्य के पद के दोनों पदों में कौन से आपको पद अच्छे लगे और क्यों लगे? सूर्यदास जी के जो दो पद हैं, आपको अपना आंसर लिखना है कि आपको कौन सा पद अच्छा लगा और क्यों लगा। तो बच्चों, इसमें मैं अपना आंसर लिखता हूं। ठीक है, मैं अपना आंसर लिखूंगा, आप अपने हिसाब से लिखो, या फिर ये याद कर लो। मुझे तो सूरदास जी का पहला पद बहुत पसंद आया, क्योंकि पहले पद में बालक श्री कृष्ण के स्वाभाविक व्यवहार का सुंदर चित्रण किया गया है। यह पद बाल मनोविज्ञान को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है, जहां श्री कृष्ण अपनी छोटी छोटी को देखकर ईर्ष्या और जिज्ञासा प्रकट करते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी चोटी भी बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाए। माँ यशोदा उनकी इसी जिद को भांपकर उन्हें दूध पिलाने के लिए प्रेरित करती है। श्री कृष्ण माँ के समझाने पर माखन रोटी के बजाय दूध पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस पूरे प्रसंग में एक बालक की स्वाभाविक मनोदशा, सरलता, मासूमियत झलकती है। इस प्रकार यह पद श्री कृष्ण के बाल स्वरूप, उनकी सहजता, बाल सुलभ हट को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करती है, इसीलिए अधिक मनमोहक प्रतीत होती है। आप चाहें तो दूसरे पद के बारे में लिख सकते हैं या फिर इसी को याद कर लीजिए, बस हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहां पे हमारा 12वां प्रश्न भी हो गया, जो कि अच्छे से आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, 11वां प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया यहाँ पे, है ना। चलो अब शुरू करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 13। और प्रश्न नंबर 13 में देखिए क्या है बच्चों, कि निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पे आपको अनुच्छेद लिखना है 80 से 100 शब्दों में। ठीक है, 80 से 100 शब्दों में, और 5 नंबर का है बच्चों। तो देखो मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक बता रहा हूं, ठीक है, 4 से 5 ऐसे टॉपिक बता रहा हूं जो आने वाले सैंपल पेपर में आपको मैं सॉल्व भी करवाऊंगा, और बहुत चांसेस हैं कि वहां से आपके बनेंगे अनुच्छेद। जैसे कि एक टॉपिक है दीपावली, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं दिवाली के ऊपर, और अभी तो आपका होली का त्यौहार आने वाला है, तो हो सकता है कि एग्जाम में होली के ऊपर अनुच्छेद लिखने को बोल दे। ठीक है, इसके अलावा आप पे स्वच्छता मिशन यानी कि स्वच्छ भारत या फिर भारत के ऊपर आ सकता है। बहुत सारे टॉपिक हैं, आपको मैं सारे टॉपिक पे करवा दूंगा अनुच्छेद लेखन। इस वीडियो में नशे की लत,
कारण और उपाय, इसके बारे में अनुच्छेद लेखन करेंगे। जीवन में अच्छे मित्रों का महत्व, इस पर अनुच्छेद लेखन करेंगे। सड़क दुर्घटनाएं, इसके कारण और रोकथाम क्या होते हैं, इस पर अनुच्छेद लेखन करेंगे बच्चों। ठीक है, देखो एक चीज समझ लो, अनुच्छेद लेखन में क्या करना होता है, आपको जैसे निबंध लिखे हो ना आप, निबंध, वैसे ही आपको इसमें भी लिख देना है। जैसे निबंध लिखते हो वैसे इसको भी लिख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा पहला वाला, नशे की लत, कारण और उपाय। नशे की लत एक गंभीर समस्या है जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। नशे की लत के कारण समाज में विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे परिवार टूट जाते हैं, आर्थिक संकट आ जाता है, अपराध बढ़ जाता है। यह आदत मानसिक तनाव, अकेलापन या पारिवारिक समस्याओं की वजह से भी हो सकती है। नशे के शारीरिक प्रभावों में अंगों का खराब होना और मानसिक रोगों का बढ़ना शामिल है। नशे से छुटकारा पाने के उपायों में काउंसलिंग, सामाजिक जागरूकता और उपचार केंद्रों का सहारा लेना भी शामिल है। ठीक है, तो ये नशे की लत और उसके कारण और उपाय हैं। अगला है बच्चों टॉपिक, जीवन में अच्छे मित्र। सुनो 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 सुनो, आपको 3 टॉपिक में से किसी एक पर ही लिखना है। मैं तो आपको 3 इसलिए करा रहा हूं ताकि आपकी तैयारी ज्यादा अच्छी हो जाए। ठीक है, आपको एक पे ही लिखना है, जीवन में अच्छे मित्रों का महत्व। जीवन में अच्छे मित्रों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छे मित्र हमारी खुशियों, हमारे दुखों दोनों में हमारा साथ देते हैं। अच्छे मित्र हमें प्रेरित करते हैं और हमारी कमजोरियों को दूर करने में मदद करते हैं। वे न केवल हमें मुस्कुराने के लिए बल्कि कठिन समय में हमारा सहारा भी देते हैं। मित्रता में विश्वास और भावनात्मक सहयोग की भावना होती है, जिससे हम अपने विचार और भावनाओं को भी बिना किसी डर के साझा कर सकते हैं। अच्छे मित्र हमें सही मार्गदर्शन देते हैं और जीवन के फैसलों में हमारी मदद करते हैं। साथ ही उनका समर्थन हमें आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्रदान करता है। अच्छे मित्र न केवल हमारी खुशियों में शामिल होते हैं बल्कि दुखों में भी हमें समर्थन और हिम्मत देते हैं, जो जीवन के कठिन दौर में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो जीवन में अच्छे मित्र होना बहुत जरूरी है। ओके, अब एक मैंने ये वाला लिख रखा है बच्चों, सड़क दुर्घटनाएं, कारण और रोकथाम। तो बच्चों आप चाहो तो इसको पढ़ लो, जो 2 जरूरी हैं वो मैंने आपको बता दी है और अगली आने वाली वीडियोस में भी आपको कुछ टॉपिक्स में बताऊंगा। ठीक है, चलो ये हो गया 13वां प्रश्न 5 नंबर का। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 1 सेकेंड, यहाँ पे काउंसलिंग, अच्छा ये ना प्रश्न नंबर हमारा 14 है। ठीक है, 14th क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, एक विषय पे पत्र लिखना है 100 शब्दों में, 5 नंबर का। विषय क्या है बच्चों, देखो आपका नाम योगिता या युवराज है। आपकी बड़ी बहन ने ना 12वीं कक्षा में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है, 12वीं कक्षा में फर्स्ट आई है। तो इस अवसर पे आप अपनी बहन को बधाई देते हुए उनसे भविष्य के लिए मार्गदर्शन मांगते हुए लगभग 100 शब्दों में आपको पत्र लिखना है, यानी कि सगे संबंधी को पत्र लिखना है। तो चलो बच्चों लिखते हैं। मैं लिखूंगा, प्रिय बहन, स्नेहपूर्वक नमस्ते। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई आज कि तुमने अपनी परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आज आखिरकार तुम्हारी कड़ी मेहनत और अनुशासन तुम्हारे लिए ये अच्छा परिणाम लेके आई है। मुझे तुम पे गर्व है। मुझे याद है बहन, जब तुम देर रात तक पढ़ाई करती थी और कितनी बार तो तुमने अपने दोस्तों के साथ खेलने का समय भी त्याग दिया। तुम्हारी यही मेहनत सचमुच आज रंग लाई है। अब तुमने ये साबित कर दिया है कि यदि दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आने वाले समय में मैं तुम्हारे लिए भी और कई चुनौतियां होंगी। आने वाले समय में जैसे आप आगे बढ़ोगे, कॉलेज में जाओगे, ठीक है, और आगे बढ़ोगे तो और भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन मैं जानती हूं या जानता हूं या चाहता हूं कि तुम इसी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ते रहो। हमें आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हारे उज्जवल भविष्य की मेरी तरफ से शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी सफलता से प्रेरित तुम्हारी बहन योगिता। ठीक है, तो ऐसे करके आप लिख सकते हो। और बच्चों चिंता मत करो, आपको पता है मैं पत्र के लिए कम से कम 5 पत्र करवाऊंगा, 5, और ज्यादातर चांसेस हैं कि यहीं से एक पत्र आपका एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पत्र बच्चों, आपका नाम कृष्णा या सीमा है। आप विद्यालय में स्वच्छता की स्थिति आपके विद्यालय में बहुत खराब है, यानी कि आपके विद्यालय में ना गंदगी बहुत है। यहाँ पे जो आपके सफाई कर्मी है ना, वो सफाई पे ज्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इस बारे में विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को एक विद्यालय में स्वच्छता की स्थिति, कारण और उससे होने वाली हानि की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र लिखिए। यानी कि प्रिंसिपल को पत्र लिखना है कि स्कूल में गंदगी हो गई है बहुत ज्यादा,
इस मामले में। तो जैसे आप लिखते हो ना सिक लीव, ठीक है, आप बीमार हो गए, आपको 1 दिन की छुट्टी चाहिए, वैसे ही आपको इसे भी लिख देना है। कैसे लिखते हो आप जब भी एप्लीकेशन लिखता होता है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल बालिका विद्यालय, बाराखंबा रोड, करोल बाग, इस तरीके से। फिर आप विषय लिख देते हो विद्यालय में स्वच्छता की स्थिति पर पत्र, फिर लिखिए प्रधानाचार्य जी, और ये संबोधन वाचक जरूर लगाएं बच्चों, क्योंकि इससे पता है चेकअप जो होगा आपका, आपके जो टीचर होंगे उस पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इसका। ठीक है, देखो बच्चों, प्रधानाचार्य जी, सविनय निवेदन यह है कि मैं सीमा कृष्णा आपके विद्यालय का छात्र हूं। इस पत्र के माध्यम से विद्यालय में स्वच्छता की स्थिति पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विद्यालय में स्वच्छता की स्थिति काफी खराब है। कक्षा, गलियारों और शौचालय में गंदगी बहुत फैल रही है, जिससे छात्रों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे स्कूल के स्वच्छता कर्मी जो सफाई करते हैं वो ठीक नहीं करते। इसी गंदगी के कारण विद्यार्थियों में संक्रमण फैलने का खतरा बनता रहता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके अलावा गंदगी के कारण विद्यालय का वातावरण ऐसा हो गया कि अच्छा नहीं लगता है, साथ ही साथ इससे हमारा पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है, पढ़ाई पे भी असर पड़ता है, लोग बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, फिर मैं आपसे निवेदन करती हूं कि स्वच्छता कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए और उनकी ड्यूटी को सही तरीके से लगाया जाए, ताकि विद्यालय में स्वच्छता बनी रहे, छात्र छात्राओं को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद। 20 मार्च 2025, आपका आज्ञाकारी शिक्षक, नाम कृष्णा, कक्षा 9वीं या 8वीं, रोल नंबर 1। ये चीजें याद कर लीजिए, धन्यवाद, डेट, आपका आज्ञाकारी शिक्षक, नाम, रोल नंबर और क्लास, इस तरीके से। ओके, तो ऐसे करके आप लिखेंगे और फाइनली आपका यहाँ पे ये जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, इन दोनों में से आपको कोई एक करना है, मैंने तो आपको दोनों बता दिए। और इसी तरीके से पिछली वीडियो में आपको मैंने प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे, है ना, ये देख सकते हैं। ओके, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं, जैसे देखो वायु प्रदूषण, दिवाली, मोबाइल का प्रभाव, ये आपके निश्चित लेखन के टॉपिक हैं। ठीक है, फिर पत्र लेखन के आप टॉपिक देखेंगे, प्रार्थना पत्र हो गया, या फिर बधाई देते हुए पत्र लिखना है, तो बहुत ही सिंपल सा है ना। ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको करवाए हुए हैं। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 8वीं के अपने हिंदी के फाइनल के एग्जाम के लिए, जो भी आपका होने वाला है, एक इंपॉर्टेंट जो पीवाईक्यू था, सैंपल पेपर था, इसको यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करके समझ लिया है। ठीक है, और आशा करता हूं बच्चों कि आपको हमने इस वाले पेपर में जो आपका ये पिछले साल का एक पीवाईक्यू समझाया है, जितने भी आपको हमने क्वेश्चंस बताए हैं, उन सभी क्वेश्चन से आपकी डेफिनेटली एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन है, आपकी जो प्रैक्टिस है, आपके सिलेबस का जो रिवीजन है, नो डाउट अच्छा हुआ होगा, है ना। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताना फटाफट से। और आप सभी बच्चों को वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को क्या करना है, आप सभी ने एक प्यारा सा लाइक करना है। ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो भी देख लें भाई कि पिछले साल कैसे पेपर आए थे, है ना। तो चलो बच्चों, अब हम मिलेंगे आपसे जो आपके नया पैटर्न है ना, न्यू पैटर्न है, इसी पर बेस्ड सैंपल पेपर की वीडियोज में। ओके बच्चों, चलिए, आपकी डिमांड भी पूरी हो गई, एक वीडियो भी आपको मिल गई, प्रैक्टिस भी हो गई, सब बढ़िया ही है ना। चलो, नए सैंपल पेपर की वीडियोस बहुत जल्दी आ जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।